चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी, या तो मंजिल मिल जाएगी, या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे बच्चों। पिछले वीडियो लेक्चर में थोड़ा हौच पौच में मेरे को ये 82 वाला शायद प्रॉपर वे से नाम मैंने डिस्कस किया हो। कुछ किसी वजह से मेरे को वीडियो फटाफट बीच में बंद करनी पड़ी थी, तो मैं 82 ऑनवर्ड्स ही मैं डिस्कस करूंगा आपसे। तो 82 में आ गया, फ्री फूड प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉइज इज एग्जम्प्टेड अप टू, इट इज एग्जम्प्टेड अप टू ₹50 पर मील, और मैक्सिमम ऑफ 2 मील्स पर डे अलाउड होती हैं। एक दिन में मैक्सिमम 2 मील्स ही अलाउड होती हैं। तो इट इज ऑप्शन बी, ₹50, द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 83। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी? इनमें से कौन सा सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं है? remuneration paid to the lecturer of a college for setting a question paper। तो बताओ इसमें से सैलरी हेड में टैक्सेबल कौन सा नहीं है? तो अगर कोई कॉलेज का लेक्चरर है, वो कॉलेज के लिए क्वेश्चन पेपर सेट करता है, उसके बदले में पैसा मिलता है, वो तो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट इज, या सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? चलो देखते हैं। सैलरी रिसीव्ड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैंने बताया था कि वो अदर सोर्सेज में आता है। कमीशन रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, तो अगर फुल टाइम डायरेक्टर या एम्प्लॉय डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी होगा, वो सैलरी साइड में टैक्सेबल होगा। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो सैलरी मिलती है, या फिर अगर कोई लेक्चरर कॉलेज के लिए क्वेश्चन पेपर या किसी और के लिए क्वेश्चन पेपर बनाता है, उसके लिए उसको रिम्यूनरेशन मिलेगी, तो वो अदर सोर्सेज के हेड में टैक्सेबल होगी, वो सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 84। 84 में क्या दिया गया है? इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, द टर्म सैलरी इंक्लूड्स, सैलरी क्या इंक्लूड करती है? एनी एन्युटी और पेंशन, एनी ग्रेचुटी, एनी फीस, कमीशन, परक्साइट और प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू एनी सैलरी और वेजेस। तो ये तीनों के तीनों सैलरी साइड में टैक्सेबल होंगे। तो ऑप्शन डी, द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। इफ द एम्प्लॉय रिसीव्स रिटायरमेंट ग्रेचुटी, अगर एम्प्लॉय को रिटायरमेंट ग्रेचुटी मिली है फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर, एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर से उसे ग्रेचुटी मिली है, ही कैन क्लेम एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ, तो वो दोनों से जो भी उसको ग्रेचुटी मिली है, एक एम्प्लॉयर से मिली है, दो से मिली है, तो ही कैन क्लेम एग्जम्पशन फ्रॉम बोथ द एम्प्लॉयर। बट टोटल जो एग्जम्पशन है, जो उसमें स्टैट्यूटरी लिमिट लिखी होगी, उस स्टैट्यूटरी लिमिट से एक्सीड नहीं हो सकती ग्रेचुटी की एग्जम्पशन। क्वेश्चन नंबर 86। द फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय द फैमिली मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, अगर फैमिली पेंशन किसको मिली है? फैमिली मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस आफ्टर द डेथ ऑफ एम्प्लॉय इज, अगर एम्प्लॉय की डेथ के बाद होगी, तो इट इज एग्जम्प्टेड, एग्जम्प्टेड होती है जो आर्म्ड फोर्सेस के, बट आफ्टर फुलफिलिंग सर्टेन कंडीशंस, कुछ कंडीशंस फुलफिल करने के बाद ही वो एग्जम्प्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। द एंटरटेनमेंट अलाउंस इज एप्लीकेबल टू, वह किसके लिए एप्लीकेबल होगा? इट इज एप्लीकेबल फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ओनली। उसमें सेक्शन 16 सबसेक्शन 13 में 3 में डिडक्शन जो क्लेम कर सकता है। द एंटरटेनमेंट टैक्स allowed as a deduction under section 16 of the income tax act is a least of the, तो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था, इट इज एक्चुअल अमाउंट ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड 20% और 1/5 ऑफ बेसिक पे और 5,000 विच एवर इज, इनमें से तीनों में से जो लीस्ट होगा, सो इट इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 89। द इनकम accrued outside India and received outside India is taxable in case of, so it is taxable in case of resident and ordinary resident only,
तो इसके लिए जो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट ओनली के लिए ही वो टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट वन इज ग्रॉस टोटल इनकम इज अराइव्ड आफ्टर। ग्रॉस टोटल इनकम कैसे अराइव की जाती है? ओनली एडिंग इनकम अंडर 5 हेड्स ऑफ द इनकम। जीटीआई, जब आप सभी हेड्स की इनकम क्लब करते हैं, उन सबको टोटल कर लेंगे। उसके बाद क्या किया जाता है इसमें? सिर्फ उन पांचों हेड्स की इनकम को टोटल कर कर होगा। मैं सीधे आंसर ही बता देता हूं, ऑप्शन डी है, फिर इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, बार बार बोला नहीं जा रहा। एडिंग इनकम अंडर द 5 हेड्स ऑफ इनकम, जो भी हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। आफ्टर अप्लाइंग क्लबिंग प्रोविजंस, और जो भी क्लबिंग के प्रोविजंस होते हैं वो भी अप्लाई करने के बाद एडजस्टमेंट, जो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड जो लॉसेस होंगी उनको भी एडजस्टमेंट करने के बाद, और उसके बाद हम डिडक्शंस जो होंगी अंडर सेक्शन 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शंस माइनस करने के बाद जो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? वो आ जाता है ग्रॉस टोटल इनकम इज अराइव्ड आफ्टर। इन सब को करने के बाद ग्रॉस टोटल इनकम हमारे पास आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 91। 91 में क्या आ जाएगा? एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स ए कार बिलो 1.6 लीटर कैपेसिटी। 1.6 लीटर कैपेसिटी, इसको हम बच्चों 1600 cc भी कह सकते हैं, क्यूबिक कैपेसिटी, या 1.6 लीटर कैपेसिटी। जो गाड़ी हैं जिनकी जो पावर है वो 1.6 से कम है, बिलो 1.6 लीटर से कम है, और उनको एक ड्राइवर भी दिया गया है। पार्टली फॉर, गाड़ी किसके लिए यूज होती है? पार्टली फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड पार्टली फॉर पर्सनल पर्पसेस। वो ऑफिस और पर्सनल दोनों के लिए गाड़ी यूज हो रही है। तो जो एक्सपेंसेस इनकर किए हैं कंपनी के द्वारा, उसके रनिंग और मेंटेनेंस पर 32,000 है, ड्राइवर की सैलरी 36,000 है। बताओ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ पर एसेट क्या होगी? अगर गाड़ी एम्प्लॉयर की है, एम्प्लॉयर ने गाड़ी प्रोवाइड की है, और उसकी कैपेसिटी 1600 1.6 लीटर से कम है, 1600 cc से कम है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? उसमें जो टैक्सेबल वैल्यू जो होगी वो 1800 पर मंथ इज अ टैक्सेबल वैल्यू। ये फ्लैट रेट है। और अगर ड्राइवर भी प्रोवाइड किया गया होगा, अगर ड्राइवर भी प्रोवाइड किया गया होगा, तो ड्राइवर की सैलरी जो होती है वो 900, वो कितनी आती है? वो 900 जो होगी वो पर मंथ आ जाती है। कितनी वैल्यू आ जाएगी? 900 पर मंथ आ जाएगी। अब इसको कैलकुलेट कर कर देख लेते हैं कितना आएगा हमारे पास। इन दोनों को किया तो इट इज, ये 2700 बन गया पर मंथ। 12 मंथ्स को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 32,400 विल बी द टैक्सेबल अमाउंट। तो 32,400 टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगी। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 92। इनकैशमेंट ऑफ अर्न्ड लीव। लीव जो अभी मैंने पहले भी डिस्कस किया था, लीव इनकैशमेंट आ गया क्योंकि एम्प्लॉयज को कुछ लीव ड्यू होती हैं, दे कैन इनकैश द लीव। लीव इनकैशमेंट या इनकैशमेंट ऑफ अर्न्ड लीव इज गिवन बाय डैश ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। कौन सा एक्ट इसको डील करता है? तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A वो इसके साथ डील करता है। क्वेश्चन नंबर 93। वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम VRS जो होगी, जो कंपनसेशन रिसीव होती है ऑन वॉलेंटरी रिटायरमेंट इज गिवन बाय कौन से सेक्शन इसे गवर्न करती है? तो इसको सेक्शन 10 सबसेक्शन 10C गवर्न करती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 94। 94 में आ गया, इफ एन एम्प्लॉयर ट्रांसफर सेकेंड हैंड मोटर कार टू द एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सेकेंड हैंड मोटर कार ट्रांसफर करता है, क्या करता है? वो ट्रांसफर करता है। तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल, जो परकेसेट की टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी? तो मोटर कार, अगर उसने सेकेंड हैंड मोटर कार मीन्स यूज की है गाड़ी है, वो उसको ट्रांसफर कर देता है, तो उसमें जितने पीरियड के लिए एम्प्लॉयर ने उस गाड़ी को यूज किया, तो आप एक्चुअल कॉस्ट में से उस पर डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। और डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो 20% पर एनम है अंडर स्ट्रेट लाइन मैथड। तो स्ट्रेट लाइन मैथड में 20% पर एनम के हिसाब से आप डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, और जो एक्चुअल कॉस्ट से आप डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर, वो जो अमाउंट होगी दैट विल बी द टैक्सेबल अमाउंट जो एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगा।
तो स्ट्रेट लाइन मेथड होता का मतलब आ गया कॉस्ट पर डिप्रिसिएशन लगेगी। जो कॉस्ट होगी, अगर 1 लाख की मशीन है तो हर साल ये कॉस्ट पर 1 लाख के ऊपर ही 20% डिप्रिसिएशन लगेगी। इट इज अ स्ट्रेट लाइन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, द फॉलोइंग इज नॉट टैक्सेबल एज इनकम अंडर द हेड सैलरीज। तो सैलरी हेड में कौन सा टैक्सेबल नहीं होगा? तो जो भी रिम्यूनरेशन पार्टनर्स को मिलती है बच्चों, वो प्रॉफिट्स एंड गेन्स हेड के अंडर टैक्सेबल होती है, वो सैलरी हेड के अंडर टैक्सेबल नहीं होगी। नेक्स्ट, द फॉलोइंग इज एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में कौन सा एग्जम्प्ट होगा? तो ट्रैवल कंसेशन टू एम्प्लॉय एग्जम्प्ट नहीं है। रिम्यूनरेशन जो इनमें से एग्जम्प्ट किया गया, रिम्यूनरेशन रिसीव्ड फॉर वैल्यूएशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट, इट इज टैक्सेबल। इनकैशमेंट ऑफ लीव सैलरी टैक्सेबल है। पर्केसाइड्स इन इंडिया, तो पर्केसाइड्स भी, देयर आर सर्टेन पर्केसाइड्स विच आर फुली एग्जम्प्ट, कुछ टैक्सेबल भी हैं। तो इनमें से जो ऑप्शन बनता है वो पर्केसाइड इंडिया वाली जो है वही एग्जम्प्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 97, गिफ्ट एम्प्लॉय अप टू, एम्प्लॉय को जो गिफ्ट मिलेगा अप टू ₹5,000 तक का जो गिफ्ट मिलेगा पर एनम विल नॉट बी ट्रीटेड एज पर्केसाइड टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय। तो 5,000 तक का अगर एम्प्लॉय को गिफ्ट मिला होगा तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, वो एग्जम्प्ट होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 98, सैलरी रिसीव्ड बाय द मैनेजर ऑफ एन एग्रीकल्चरल फॉर्म। अगर कोई एग्रीकल्चरल फॉर्म में कोई मैनेजर है, उसको अगर सैलरी मिलती है, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, करते हैं कि भाई एग्रीकल्चर फॉर्म से रिलेटेड है तो इट शुड बी एग्जाम। तो वो मैनेजर को सैलरी जो मिल रही है वो एग्रीकल्चर का काम नहीं कर रहा, तो वो जो इनकम होगी वो उसकी सैलरी इनकम जो होगी, इट विल बी हिज सैलरी इनकम, वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। नेक्स्ट इज एनी बेनिफिट अटैच टू एन ऑफिस और पोजीशन इन एडिशन टू सैलरी और वेजेस इज कॉल्ड, उसे हम पर्केसाइड्स कहते हैं। लीव ट्रेवल कंसेशन, जो लीव ट्रेवल कंसेशन है उसे एक्सप्लेन किया गया है किस सेक्शन के अंडर? इट इज अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 5, तो उसमें इसको एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट इज अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, द बेसिस ऑफ चार्ज इज, बेसिस ऑफ चार्ज क्या होगा जो हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंडर जो होगा, बेसिस ऑफ चार्ज क्या होगा? तो बेसिस ऑफ चार्ज बेटा वो एनुअल वैल्यू होगी। रेंट रिसीव्ड भी नहीं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू भी नहीं, इट इज अ एनुअल वैल्यू जो हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंडर जो बेसिस ऑफ चार्ज मीन्स किस बेसिस पर जो इनकम होगी वो टैक्सेबल होगी सैलरीज हेड के अंडर, तो इट इज एनुअल वैल्यू, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, फॉरेन हाउस प्रॉपर्टीज इनकम इज टैक्सेबल ओनली इन द केस ऑफ, जो फॉरेन हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है वो टैक्सेबल किस केस में होगी? इट विल बी टैक्सेबल नॉन रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, इनके लिए नहीं है, तो वो किसके लिए होगी? इट इज फॉर ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए ही टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, एनुअल वैल्यू उसे डिफाइन किया गया है एज पर सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 के अंडर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिडक्टेबल फ्रॉम द एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में से कौन सी चीज डिडक्टेबल है? तो वो जो डिडक्टेबल होगा, इट इज अ म्युनिसिपल टैक्सेस जो पे किए गए होंगे ओनर के द्वारा, जो ओनर के द्वारा पे किए होंगे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड नहीं है, अब यहां तो लिखा म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, बट किसने पे किए? अगर टेनेंट ने पे किए वो डिडक्टेबल नहीं है। इसमें लिखा म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर, ओके, बट म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर फॉर द प्रीवियस ईयर, फॉर द प्रीवियस ईयर नहीं होगा। अगर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर पे किया होगा तो वो डिडक्टेबल होंगे हाउस प्रॉपर्टी में से, और होंगे भी प्रीवियस ईयर के लिए, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड फॉर द प्रीवियस ईयर। लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर में, क्वेश्चन नंबर 105, द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द इंडिविजुअल इवन इफ प्रॉपर्टी इज नॉट रजिस्टर्ड इन हिज नेम। तो किस में होगा?
इस क्वेश्चन में, जो हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम होगी वो टैक्सेबल होती है इन दी हैंड्स ऑफ द इंडिविजुअल। प्रॉपर्टी अगर उसके नाम पर भी, इवन इफ प्रॉपर्टी इज नॉट रजिस्टर्ड इन हिज नेम, प्रॉपर्टी जो होगी हैज बीन ट्रांसफर, ये आप जो क्लबिंग ऑफ इनकम देखेंगे उसके अंडर का ये टॉपिक आ गया। जो प्रॉपर्टी है जो स्पाउस ने ट्रांसफर कर दी थी, द प्रॉपर्टी हैज बीन ट्रांसफर टू स्पाउस। जो स्पाउस क्या होगा, हस्बैंड के लिए वाइफ और वाइफ के लिए हस्बैंड, लाइफ पार्टनर। एक पार्टनर ने अपने दूसरे पार्टनर को कोई हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी और उसके बदले में कुछ भी नहीं लिया फॉर इन एडुकेट कंसिडरेशन, तो वहां से जो इनकम होगी, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होगी, तो अगर हस्बैंड ने वाइफ के नाम पर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी और भाई ये सोचा कि अब जो वहां से इनकम मिलेगा, जो रेंट मिलेगा, तो वो वाइफ के नाम की इनकम होगी, तो वाइफ की इनकम नहीं मानी जाएगी, जिसने ट्रांसफर किया है उसकी इनकम मानी जाएगी। क्योंकि जो हस्बैंड ने वाइफ को जो ट्रांसफर किया वो इनएडुकेट कंसिडरेशन, उसके बदले में कुछ नहीं लिया, तो वो किसके नाम पर होगी, वो हस्बैंड के लिए, वो ट्रांसफरर के लिए ही टैक्सेबल होगा। तो इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द इंडिविजुअल इवन दो वो उसके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है। दूसरा पॉइंट आ गया, व्हेन द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू ए माइनर चाइल्ड फॉर इनएडुकेट कंसिडरेशन, तो जो आ जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द इंडिविजुअल इवन इफ प्रॉपर्टी इज नॉट रजिस्टर्ड इन हिज नेम। तो उसने अब इंडिविजुअल के नाम पर अब ये प्रॉपर्टी नहीं है, अब वो प्रॉपर्टी किसके नाम पर कर दी, माइनर चाइल्ड के नाम पर कर दी है, बट उसके बावजूद भी जिसने ट्रांसफर किया है, जिसके नाम पर अभी प्रॉपर्टी नहीं है, उसी के लिए वहां से इनकम टैक्सेबल होगी। एंड वेयर द इंडिविजुअल होल्ड्स ऑन इम्पार्टिएबल एस्टेट, इम्पार्टिएबल एस्टेट का मतलब आ गया कि जैसे एचएफ में जो प्रॉपर्टी है वो हाउस प्रॉपर्टी, वो इंडिविजुअल हाउस प्रॉपर्टी के नाम पर ली होगी या एचएफ के नाम पर या इंडिविजुअल के नाम पर ली होगी, तो जो चाहे वो हाउस, चाहे वो इनकम, चाहे वो प्रॉपर्टी जो होगी वो एचएफ के नाम पर है, तो जो इंडिविजुअल जो होल्ड करता है इम्पार्टेबल एस्टेट को, उसी के लिए टैक्सेबल होगी। तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, इन सब में जो इंडिविजुअल होगा इवन दो उसके नाम पर वो रजिस्टर्ड नहीं है, उसके लिए वो इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, उसके लिए वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर्स के लिए बच्चों इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए, शेयर करिए और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट हो आप लोगों तक पहुंच सके, आपका बेनिफिट हो सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।